हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एग्जाम स्टडी चैनल पे, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट जो अगस्त मंथ का जो करंट अफेयर है, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो कि न्यूज़ भी है प्लस इसमें कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके बाद हम जो न्यूज़ है, जो करंट में जो न्यूज़ चल रही है उनके बारे में हम पूरा डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा और ये हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक, जहाँ पर इसका जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इसकी न्यूज़ है, जहाँ तक ये यूपीएससी है, बीसीएस है, एनसीजीएल है एंड अदर एग्जाम में जहाँ भी इसका जो वेटेज रहता है करंट अफेयर का, उसमें वहाँ से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं, हम फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कैसा है। तो क्वेश्चन देखें हम, शवलकोट जल विद्युत परियोजना कितने वर्ष पुरानी है। मतलब कि ये शवलकोट जल विद्युत परियोजना है, कुल मिलाकर आपको कितने वर्ष पुरानी है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कितने 60 वर्ष पुरानी है। ठीक है, तो इसमें हम इसको देखेंगे। और इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में अल्बिनो भारतीय फ्लैगशिप कछुआ देखा गया। तो ये किस राज्य में देखा गया अल्बिनो फ्लैगशिप कछुआ, ये देखा गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर देखा गया है? गुजरात राज्य। ठीक है, तो और इसका थर्ड क्वेश्चन इसमें देखें, अल्बिनो फ्लैगशिप कछुआ का जो वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है सिसेमिस पंक्टाटा। ठीक है, क्या नाम है इसका? सिसेमिस पंक्टाटा। तो अब इसकी न्यूज़ देख ले हम फ्लैगशिप के बारे में कि फ्लैगशिप क्या है। तो इसमें देखिए फ्लैगशिप क्या है। सबसे पहली तो बात यह है कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में गुजरात के कहाँ पर, ये चकोदरा गांव में स्थित है, जो मीठे पानी की झील में अल्बिनो भारतीय फ्लैगशिप क्या है, ये कछुआ की एक इसका एक दुर्बल दृश्य देखा गया, जिसमें कि चमकीले पीले रंग के खोल एवं त्वचा के लिए इसको जाना जाता। तो इसके कुछ को इसके सबसे पहले इसके संबंधित देखने और इसमें की क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में देखिए हम, फ्लैगशिप जो भारतीय फ्लैगशिप कछुआ है, एक मीठे पानी की क्या है, एक प्रजाति है, जो कि कैसा है, उष्ण कटिबंधीय एशियाई देशों में, मतलब कि जो एशिया है, एशियाई देशों में ये अधिकांशतः पाया जाता है। ठीक है, सेकंड में इसमें है, इसे आईयूसीएन की रेड लिस्ट, मतलब कि इसे लाल सूची के अंतर्गत इसे वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कई प्रकार के इसके कानून के तहत इसकी क्या की जाती है, यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। और फिर इसका अतिरिक्त इसका विवरण, वैज्ञानिक नाम सिसेमिटा पंक्टाटा, इसका वितरण दे दिया मुख्यतः पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार आदि में ये पाया जाता है, मतलब कि ये रहता है। इसका निवास स्थान देखें तो ये कछुआ उथले, शांत और आग से स्थित होते हैं, जैसे कि इसमें कहाँ पर नदियां हैं, नाले हैं, दलदलें, तालाबों, झीलों की सिंचाई के लिए जो जहाँ पर नहरों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर ये नहरों में ये रहते हैं। कछुआ ये पानी कैसे रहता है, अपनी बिल को खोदकर या प्राकृतिक कारण के कारण, रेत है, कीचड़ है, वातावरण आदि को क्या, जहाँ पर उनको रहने की ज्यादा संभावना होती है, वहाँ पर ये निवास करते हैं। इसकी शारीरिक बनावट देखें हम, इसमें भारतीय फ्लैगशिप कछुआ की पहचान उसकी पूर्व फ्लैग से होती है, जिसमें कि खून सिमट जाने पर उसके क्या होते हैं, उसके अंग क्या होते हैं, अंगों से उनको ढक लेता है। और यह अंडाकार, मुलायम खोल और कठोर खोल के कछुओं से विकासात्मक क्या होता है, इसमें संकेत देता है। और इसमें आकार देखें, इसमें कुल 370 मिली क्या है, मिलीमीटर तक होता है। आमतौर पर यह 20 वर्षों तक कैसा रहता है, ये कछुआ जीवित रहता है। इसका आहार देखें हम तो यह क्या, सर्वाहारी, मतलब कि सभी चीजों को ये खा सकता है। आमतौर पर एकांतरिक प्रिय होता है, मतलब कि जहाँ पर कोई नहीं जाता वहाँ पर ये निवास करता है। सामान्य सक्रिय रहते हैं, इसमें क्या अशुद्ध अनुकूलन क्षमता होती है, जो कि लगभग 120 से 160 दिनों तक ये भूखे रहने की, मतलब कि 120 से 160 दिन तक इसको खाना भी नहीं मिलेगा तो ये जीवित रह सकता है। इसके संरक्षण की स्थिति के देख लें हम, आईयूसीएन की लाल सूची में क्या है, ये संवेदनशील है। साइट्स में देखिए वन जीव अधिनियम क्या है, 1972 का है। इसमें कछुओं को देने क्या है, एल्वेनिजियम, एक दुर्बल आनुवांशिक विसंगति है, जो कि मेलेलिन उत्पादन प्रभावित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्तनधारी पक्षियों, सरीसृपों, उभयचरों, मछलियों आदि में ये विभिन्न प्रकार से इसकी आंखों पर देखा जाता है। इसमें देखेंगे कछुओं को देखे जाने वाली
एल्बिनिज्म का एक दुर्लभ अनुवांशिकी क्या है, विसंगति है जो कि मेलेनिन उत्पादक को प्रभावित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, स्तनधारी इनको सभी को ये त्वचा आदि में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अप्रभावित उत्तरसिंह क्या है, इसमें 10,000 क्या करता है, ये जन्मों को एक होता है जिसमें कि एल्बिनो प्रदर्शित होता है जी। दोनों तरफ ही आपको यहाँ पर जानवरों को आंशिक एल्बिनो जिसे कि ल्यूजियम कहा जाता है, जिसकी ये विशेषता सफेद बाल त्वचा, लेकिन आमतौर पर आंखों में ये सामान्यतः रंजकता होती है। हाल ही में एल्बिनो जो है तो होता है वह भारतीय फ्लैगशिप कछुआ को देखा जाना न केवल इसकी प्रजाति को विशिष्ट उजागर को करता है, बल्कि इसका कैसा है, ये संवेदनशील संरक्षण अति महत्वपूर्ण या रेखांकित किया गया है। ठीक है, तो अब देखें हम इसका अगला क्वेश्चन देखें हम, जेलीफिश। जेलीफिश किस संघ के अंतर्गत आती है, तो मतलब कि ये किस फाइलम के अंतर्गत आती है, ये आती है, इसका करेक्ट आंसर है, आंसर देखें हम, ए निडारिया के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, निडारिया के अंतर्गत। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा निडारिया के अंतर्गत ये आती है। तो इसमें देखो देखना है, और अगला क्वेश्चन इसमें, एर्नाकुलम स्थित हत्तेकटी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो एर्नाकुलम हत्तेकटी पक्षी अभ्यारण्य के बारे में देखें हम, तो इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा आपको क्या, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखें इसकी कुछ न्यूज देख लें कि भाई ये न्यूज में क्यों रहा। तो अस्थायी तौर पर देखें हम यह क्या था, पारिस्थितिकी चुनौती का उदाहरण, मतलब हम देख रहे हैं अभी क्या है, जेलीफिश के बारे में। ठीक है, तो जेलीफिश क्या है, निडेरिया संघ का एक क्या लचीला समुद्री जीव, मतलब कि जहाँ पर समुद्र है, समुद्र में ये निवास करता है। इसकी शारीरिक संरचना डंक मारने वाले सर्पक जेट या जैसी अनूठी विशेषताएं हैं। अब इसके अतिरिक्त विवरण देख लें हम, तो इसमें जेलीफिश की विशेषताएं देखें। जेलीफिश क्या है, जेलीफिश सरल अकशेरुकी है जो रेडियल समरूपता को प्रदर्शित करती है, जिसमें कि सभी प्रकार के जिसमें सभी दिशाओं को क्या अपने वातावरण को महसूस कर सकती है। मस्तिष्क है, रक्त है, हृदय है जैसे जटिल अंगों, इसमें जटिल अंग इसके नहीं होते इसमें जेलीफिश में। इसके शरीर की संरचना देखें हम, तो इसकी बनावट 3 अलग अलग परतों में होती है। बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं, मध्य परत को जिसे हम की मैसोलिनिया या के रूप में जाना जाता है, और इसे लोचदार भी होती, मतलब कि बहुत ही मुलायम होती है। और फिर आंतरिक परत, इसकी परत देखें तो इसकी संरचना पूरी तरह इसमें मतलब की रहती है। और इसके पारिस्थितिकी प्रभाव देखें हम, तो जेलीफिश एक विशेष प्रकार का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब कि जहाँ पर समुद्र में ही रहता है। इसमें फर्स्ट में इसमें की जैव विविधता में कमी होती है, और सेकंड इसमें देसी प्रजाति को पकड़ना, थर्ड है इसमें की मछलियों की आकर्षण की आबादी को घटना, मतलब कि धीरे धीरे करके ये घटते जाती है। और फिर इसमें जेलीफिश की खिलने के कारण किस कारण से होती है, ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट तो ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। तो समुद्र के तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्लावक की संख्या में वृद्धि हुई। जेलीफिश का प्राथमिक स्रोत जिससे कि जनसंख्या में भी वृद्धि होती। तो इसकी आर्थिक मछली को पकड़ना, जैसे कि टयूना जो समुद्री कछुआ है जैसी प्रजातियां जेलीफिश का शिकार करती है, हटाए जाने पर जेलीफिश को क्या करती है, वेस्ट को बढ़ जाती है। इसका प्लास्टिक प्रदूषण में देखें हम, तो प्रदूषित यानी कि जल को कम ऑक्सीजन का स्तर को सहन करने की, जैसे कि जेलीफिश की क्षमता, इसकी जनसंख्या में वृद्धि को बढ़ावा दिया जाता है। और फिर तो अगली न्यूज देखते हैं हम, अगली न्यूज है हिम तेंदुआ से रिलेटेड है, मतलब कि हिम तेंदुआ को किस तरह से उसके बारे में जो रिपोर्ट है क्यों चर्चा में रहा। तो हम इसमें सबसे पहले हम देखें हम हिम तेंदुआ के बारे में। हाल ही में 3 वर्षीय जो कि कैमरा ट्रेनिंग के अध्ययन में, जैसे कि कहाँ पर ये जम्मू एंड कश्मीर हिम तेंदुआ वर्ष की उपस्थिति में प्रजनन की गतिविधियां जो कि पुष्टि है, जिसमें कि किश्तवाड़ जिले हिमालय पर है, जो विशेष पर इसका जोर दिया गया है। ठीक है, तो हिम तेंदुआ का मध्याकार बड़ा जानवर है जो मध्य और दक्षिण एशिया में, जैसे कि उबड़ खाबड़ वाले जो इलाके हैं वहां पर ये निवास करता है। कौन, हिम तेंदुआ। सेकंड इसमें देखें हम अगला, तो इसमें यह ठंडे पहाड़ी और वातावरण के प्रति अनुकूल के लिए यह जाना जाता है, जिसके कारण इसके इलाकों का मूल निवासी माना गया है।
और यह ठंडे पहाड़ी वातावरण के प्रति अनुकूलन के लिए जाना जाता है, जिसके कारण यह पहाड़ों में भूत उपनाम के नाम से जाना जाता है या दिया गया है। इसके अतिरिक्त विवरण देखें हम तो इसमें वितरण देखें, हिम तेंदुआ जो चट्टानी उभारों में खाइयों जैसे कि खड़ी उबड़ खाबड़ इलाके को पसंद करता है। आमतौर पर यह कितना है 3000 से 5000 जो इसकी मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है, जैसे कि इसमें हम देखेंगे। तो इसमें जैसे कि इसके अगले देखें हम इसमें चीन है, भूटान है, नेपाल है, भारत है, पाकिस्तान है, रूस है, मंगोलिया है, पाकिस्तान और इसमें पाकिस्तान, रूस और मंगोलिया मतलब कि ये यहाँ पर ये निवास करता है। तो कहाँ पर ये जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे जो ठंडी शुष्क क्षेत्र है जहाँ पर उबड़ खाबड़ इलाके पाए जाते हैं ना, वहाँ पर ये क्या करता है निवास करता है। ठीक है, तो हिम तेंदुआ को एकांत प्रिय मतलब कि जहाँ पर ये है वहाँ जहाँ शोर शराबा नहीं होता वहाँ पर ये एकांत प्रिय प्राणी है, मतलब कि वहाँ जाकर के ये निवास करता है। इसका संभोग बच्चों का पालन पोषण समय से छोड़कर ही अकेला रहना पसंद करता है। कौन? हिम तेंदुआ। जैसे इसकी विशेषता देखें हम, विशेषता हिम तेंदुआ हल्के भूरे रंग के होते हैं। इसके हल्के भूरे रंग को हम रोसेट होते हैं, जो चट्टानी वातावरण छलावरण और ज्यादा ये करता है, छलावरण करता है, प्रदान करता है, जो कि लगभग 7 फीट तक ये ऊंचा दौड़ सकता है। और फिर इसमें इसकी पूंछ है जो इसकी आधी होती है और यह पूरी चढ़ाई कर यानी कि ये बनाए संतुलन को बनाए रखती है, जिसके कारण को है गर्मी भी प्रदान करती है। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए हम, इसमें देखें हम हाल ही में एशियाई पाम सीवेट किस राज्य में जो है, जो कि इसका उच्च न्यायालय ने मेंबर को वह कार्यवाही दी है। किसने? एशियाई सीवेट पाम सीवेट को। तो इसका करेक्ट आंसर देखिएगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में। ठीक है, तो अब एशियाई पाम सीवेट जैसे कि आप इस डायग्राम में देखेंगे एशियाई पाम सीवेट है क्या, बेसिकली हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसमें कहाँ पर क्या आप देखोगे कि हाल ही में जो केरल उच्च न्यायालय ने चैम्बर फर्स्ट की जो कार्रवाई होती है ना, इसमें की एशियाई जो पाम सीवेट है जिसके कारण क्या होता है, ये उत्पन्न अभिक्रिया क्या गंध के कारण ये बंधित होता है, जिसे हम बाहरी परिवेश में ही आसमान को प्रभाव पर कर सकता है। और इसके एशियाई पाम सीवेट में क्या है, इसमें की टोटी कैट बॉमन पे सीवेट के नाम से भी इसे बामन पेज सीवेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और सेकंड इसमें देखें हम, तो यह छोटा रात्रिचर स्तनपायी जो जीव जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है, जिसमें देखें हम भारत है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया आदि देशों में रहता है। कॉफी बीनस में पहचानने के लिए अद्वितीय क्षमता के कारण यह काफी उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और फिर इसमें देखें हम, इसमें तो अतिरिक्त विवरण देखें हम, जलवायु की परिस्थिति पालमार ताड़ के पेड़, इसमें देखें हम ताड़ के पेड़ में देखें तो इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर देखिएगा आप, तो इससे अतिरिक्त वैज्ञानिक नाम एशियाई पाम सीवेट, वैज्ञानिक नाम पैराडुस या हेम्ब्रोप्रोडिटस डीटस। ठीक है, तो ये नाम आपको यहाँ पर याद रख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ पर एग्जाम में इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकता है। शारीरिक विशेषताएं देखें तो एक प्रकार की प्रजाति जो कि लंबा है, पतला है, छोटा है और थूथन नुकीला होता है। इसका वजन 2 से 5 किलोग्राम पानी की 4.4 से 11 पाउंड के बीच ही होता है। इसकी संख्या 53 से 71 सेंटीमीटर होती है, मतलब किसकी जो लंबाई होती है, किसकी? पाम सीवेट की। ठीक है, तो इसमें 21 से 28 इंच तक होती है। फर्स्ट देखिए आहार नहाल, यह है आहार देखें कि यह एक रात्रि प्राणी है, जो इसके नाते से यह सीवेट आहार को ग्रहण करता है। सीवेट कीड़े छोटे होते हैं, स्तनधारी में फैल सकता, मतलब कि यह शामिल होता है। सेकंड में संरक्षण स्थिति देखें, IUCN रेड लिस्ट में अनुसार इसमें यह एक प्रजाति को कम चिंताजनक श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन तो देख लिया हमने, ये कहाँ पर है, केरल में। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब थत्तेकेटु पक्षी अभ्यारण्य के बारे में हम देख रहे हैं, कहाँ पर ये? केरल में। ठीक है, तो अब इसकी न्यूज देख लें हम, तो ये केरल राज्य के एर्नाकुलम स्थित थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य हाल ही में एक व्यापक क्या है, ये जीव संरक्षण की जो नई प्रजाति है यहाँ पर
रिकॉर्ड को जोड़कर आधिकारिक रूप से जैव विविधता की सूची को विस्तार किया। यह एक प्रगति अभ्यारण्य है और यह परिस्थिति के महत्व वन जीव संरक्षण के लिए ये प्रयासों को उजागर करती है। थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य केरल पक्षी अभ्यारण्य है। यह डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना, मतलब कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक के नाम से भी इसे रखा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम तो आपको यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य के बारे में देखें यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो यह पक्षी अभ्यारण्य आधिकारिक नियम तौर पर इसमें 1983 में अधिसूचित किया गया है। पश्चिमी घाट और तलहटी के पेरियार नदी पर स्थित है। अब इसमें देखें हम अतिरिक्त विवरण वनस्पति, इसकी देखें अभ्यारण्य में विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र में इसमें शामिल होता है, जिसमें फर्स्ट में इसमें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन, ठीक है। कौन कौन से? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। और फिर इसमें अतिरिक्त विवरण में तो हमने देखा इसमें, और थर्ड है इसमें जैसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, और थर्ड है इसमें नम पर्णपाती वन। प्राकृतिक आवास में देखिए हम तो इसमें शामिल है पेरियार नदी है, थुत्तन टक्के वान जलाशय द्वारा निर्मित क्या है इसमें लैगून दल, ठीक है। पश्चिमी घाट का उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार। और फिर इसकी प्रमुख चोटियां देखें इसमें कि यह अभ्यारण्य थोपी मुंडी और न्याय पिल्ला मुंडी जैसी उल्लेखनीय चोटियां यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। और इसमें वनस्पति शामिल कौन कौन सी है? मिरीसिस्ट का डैक्टालोटस, हैपो पार्विफ्लोरा, टेट्रोमिस न्यूट्रोफोरा, और फिर टीक है, शीशम है और मोहगनी वृक्ष। और इसमें जीव जंतु देखें पक्षी अभ्यारण्य जो कि विविध पक्षी आबादी के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कि सिलोन है, फ्रॉगमाउथ है, ब्लैक वाजा है, ओरिएंटल हॉक है, किंगफिशर है, उल्लू जैसी स्थानिक जो यहाँ की प्रजातियां शामिल है। सर्वेक्षण के अनुसार देखें हम तो केवल थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य जैव विविधता जिसका ज्ञान को समृद्ध करता है, और बल्कि यह अनेक पक्षी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में यह रेखांकित करता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में सबसे ज्यादा चर्चित शब्द वाक्वीटा क्या है? यह क्या है? ये वाक्वीटा शब्द है क्या? बेसिकली हम इसको जाने तो वाक्वीटा के बारे में हम देखेंगे कि ये है क्या। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यह क्या है? यह सबसे छोटी शिशुमार प्रजाति है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखें, वाक्वीटा संरक्षण प्रयास की चुनौतियां चर्चा में ये क्यों है? तो उत्तरी अमेरिका पर्यावरण आयोग की एक हालिया रिपोर्ट गंभीर रूप में संकटग्रस्त जो कि वाक्वीटा पारपाइस की सुरक्षा के लिए मैक्सिको के द्वारा पर्याप्त उपाय प्रकाश डाला गया, जो चिंताजनक अनुमानों का पता चलता है, जैसे जंगल में केवल इसके पारपाइस बचे। इसको देखें हम तो वाक्वीटा एक सबसे छोटी शिशुमार प्रजाति है। इसे विश्व स्तर पर सबसे अधिक या संकटग्रस्त सूची में इसको स्थान पाएगा। और इसमें देखें हम इसका निवास स्थान मुख्य रूप से कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, उत्तरी खाड़ी सीमित है जहाँ पर मछलियाँ, झींगा, समुद्र पानी में पनपता है, यह धीरे धीरे करके वहाँ ये निवास करता रहता है। वर्तमान में इसमें संरक्षण में देखिए हम तो IUCN की लिस्ट में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया। अतिरिक्त विवरण में देखिए हम तो वाक्वीटा की विशेषता बेसिकली हम जानेंगे इसकी विशेषता है क्या। यह गठीले शरीर का होता, गोल सिर होता, गोल सिर के रूप में से पहचाना जाता है, और जिसमें कि आप इसका थूथन स्पष्ट थूथन नहीं होता। इन्हें डॉल्फिन के अलग अलग कार्य करता है, और इनके पंख जो पारपाइस की तुलना में उल्लेखनीय रूप से ये कैसे होते हैं? लंबे और चौड़े होते हैं। अब इसका व्यवहार देखें हम तो अपने व्यवहार के लिए जो मायावी प्रकृति के लिए जाना जाता है, जैसे कि वाक्वीटा टास नावों में मानवीय संपर्क से बचा रहता है, जिससे संसार के लिए उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियां उत्सर्जित करती है, और करते हुए जी क्या करते हैं? इलोकेशन का उपयोग करते हैं, जाने के लिए इलोकेशन का प्रयोग करते हैं। तो फिर हम देखें हम उत्तरकाशी क्यों अचानक बाढ़, हम देखें हम उत्तरकाशी जो अचानक आई बाढ़ ये चर्चा में क्यों रहा?
क्योंकि इसमें देखिए हम उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित क्या धराली गांव में जो अचानक बाढ़ आ गई, जिसके कारण भूस्खलन की तबाही मच जाने के कारण जिसके परिणाम स्वरूप इसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। फिर इसमें देखें हम तो इसमें कई इमारतें जो इसमें और दुकानों होटलों क्षतिग्रस्त हो गई। उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर यह बादल फटने के कारण अचानक जो बाढ़ आती ना, जिसके फलस्वरूप वहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जैसे कि आप वर्तमान में देखो कि जो पंजाब राज्य है ना, जिसमें कभी बहुत तबाही हो गई, अचानक जो हिमस्खलन होने के कारण बाढ़ अत्यधिक मात्रा में वहाँ पर चलेगा। बारिश होने की वजह से क्या है, जल अधिक बढ़ जाने के कारण वहाँ के आप देखोगे तो बहुत सारे गांव हैं, जिले हैं जो मिट गए धीरे धीरे करके। और फिर आपको यहाँ पर इस तरह की जो समस्याएं निरंतर होती चली है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण है जो प्राकृतिक आपदाएं जो है तो मनुष्य के कारण होती है। इस वजह से आपको वहाँ पर की तबाही देखने को मिली। उत्तरकाशी स्थल में जैसे कि भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है, जो कि भारी वर्षा के कारण जो इसका प्रभाव बढ़ जाता है। फिर आकस्मिक बाढ़ आती तीव्रता के कारण बढ़ती है, जिसमें कि असमान दर धीरे धीरे आने लगती है। ऐसा माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन केवल पैटर्न के रूप में तीव्रता आती है, जिससे कि आपदाओं पर निरंतर ये खतरा बना रहता है। फिर अतिरिक्त इसका विवरण देखें हम तो यहाँ देखें हम उत्तरकाशी का जो स्थल कृत है, जहाँ पर जिला समुद्र तट से 800 से 6,900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और फिर इसकी ऊंचाई विशेषतर ऊबड़ खाबड़ भूभाग है, ऊंची चोटियां हैं, गहरी चोटियां हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर यमुना नदी का महत्वपूर्ण जो जल स्रोत निरंतर यहाँ से आता रहता है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा। और उत्तरकाशी की जो 1289 जो मिलीमीटर यहाँ पर वार्षिक वर्षा हुई, जिसके पर जून से सितंबर तक की दक्षिणी पश्चिम मानसून है, जो कि मानसून कैसा होता है यहाँ पर योगदान देता है, जिसकी वजह से विशेष रूप से यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्र में अधिक बारिश होती है। आकस्मिक बाढ़ आ जाने मतलब कि अचानक आने वाली जो बाढ़ है ना, वह धीरे धीरे का सीमा पर अचानक से तीव्रता से बढ़ती है, जिसमें कि हम देखें परिभाषिक रूप में देखें तो आकस्मिक बाढ़ का सामान्य बाढ़ से भिन्न होना, मतलब कि आकस्मिक बाढ़ जो होती है नॉर्मल जो बाढ़ आती है उससे अधिक होना, तेजी से शुरू होना। जैसे कि आप यहाँ पर देखो मिनटों घंटों में इसमें कुछ अत्यधिक क्या होता है, यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से ये बाढ़ का प्रभाव और अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। लगातार प्रभाव के कारण लगातार यही रही उत्तरकाशी नाजुक स्थल कृतियां, जिसमें कि सांकेतिक विनाशकारी भूस्खलन मलबा जैसे होता है। और ग्लेशियर का यहाँ पर विस्फोटन हो जाता है, जिसमें कि हम इसी उपग्रह चित्रों से प्रभावित होते हैं, जो कि बड़े बड़े ग्लेशियर निरंतर जैसे बड़े वो पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से जो समुद्र का जल स्तर है वह धीरे धीरे करके निरंतर बढ़ रहा है। जैसे ग्लेशियर के फटने के कारण इस तरह की समस्या निरंतर उत्पन्न होती रहती है। और इसमें बादल का फटना, इसका स्पष्टीकरण देखें हम भारतीय मौसम में विज्ञान जो IMD के द्वारा जो बादल फटने की जो घटना है वह एक छोटे क्षेत्र से लगभग 100 मिलीमीटर बारिश की आवश्यकता को दर्शाता है। और फिर इसकी दुर्घटना के 24 घंटों के बाद यह 2.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जिसमें कि बादलों का अचानक फटना है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है राइसोटोप से परियोजना की शुरुआत कब से हुई? राइसोटोप परियोजना की शुरुआत कब से हुई? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2021। ठीक है, तो आप यहाँ इसको देखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इस वजह से मैं इसको 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके बता दूँ। अगला पार्ट में देखेंगे हम इसके आगे की जो न्यूज़ है प्लस उसके जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो सेशन कैसा लगा, सेशन को देखिएगा, और सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।